नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में चर्चा हम फिर सौरभ शर्मा की करेंगे। सौरभ शर्मा का मुद्दा पुराने साल यानी कि 2024 और उसके बाद नए साल यानी कि 2025 जो कि आज से शुरू हुआ है, लगातार चर्चाओं में रहने वाला है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नया अपडेट क्या है। उसके पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। सौरभ शर्मा जो कि परिवहन में सिपाही था, कांस्टेबल, 2016 में बतौर अनुकंपा नियुक्ति सौरभ शर्मा की नौकरी लगी। सौरभ शर्मा जिन्होंने नौकरी लगने के साथ साथ परिवहन विभाग को ही चुना। गड़बड़ वहीं से शुरू हुई, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में होनी थी, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति हुई परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग मध्य प्रदेश का वो विभाग होता है जिसमें हर कोई जाना चाहता है, और यकीन मानिए कि वहां पर सिपाही की भी तनख्वाह तो बहुत कम है, जैसे आम सिपाहियों की होती है 30,000 35,000, लेकिन वहां पर जो परिवहन विभाग का सिपाही होता है वो भी 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाता है। आप समझ सकते होंगे कि ये 4-5 लाख रुपए कैसे कमाता है। तो परिवहन विभाग के इतने जो सिपाही हैं वो कितना कमाते होंगे, हेड कांस्टेबल कितने कमाते होंगे, एएसआई कितने कमाते होंगे, परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर कितने कमाते होंगे, परिवहन विभाग के आरटीओ कितना कमाते होंगे, जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होता है, परिवहन विभाग के जो जो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होते हैं वो कितना कमाते होंगे, परिवहन विभाग का मंत्री कितना कमाता होगा। ये पूरा लेखा जोखा सौरभ शर्मा की डायरी में, जो कि जांच एजेंसियों के पास है। यकीन मानिए उसमें ऐसे चौंकाने वाले लोगों के नाम हैं कि अगर वो डायरी बाहर आ गई तो देश में हड़कंप मच जाएगा। मेरे पास जो पेपर हैं उस डायरी में जो नाम हैं उससे संबंधित कुछ नाम मेरे पास भी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी ना कर लें तब तक आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप ही को झुट्टा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों के नाम उसमें, कई कर्मचारी परिवहन विभाग के उसमें नाम है। इसके साथ साथ उसमें विधायकों के भी नाम है, सांसदों के भी नाम है, केंद्र के कुछ नेताओं के भी नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 18 साल में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में क्या चल रहा है। पहले भी चलता था, एक रूटीन प्रक्रिया थी, लेकिन यह रूटीन प्रक्रिया कुछ सालों पहले बदल गई। 2020 में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया और ठेके पर बैरियर दे दिए गए। सौरभ शर्मा तो एक नाम है। सौरभ शर्मा के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो परिवहन विभाग के ठेके पर लेते थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जांच एजेंसियों ने अभी उनकी तरफ रुख भी नहीं किया है, क्योंकि वो सौरभ शर्मा को ही नहीं संभाल पा रहे, उससे मिलने वाली संपत्ति को ही नहीं संभाल पा रहे। आप कल्पना कीजिए, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, लोकायुक्त ने छापेमारी की। लोकायुक्त छापेमारी में जो गाड़ी रखी थी जिसमें 52 किलो सोना था, वो वहीं के कुछ कर्मचारी, जो लोकायुक्त कर्मचारी जो छापेमारी में लगे थे, उन कर्मचारियों ने गुटरुगू किया, और गुटरुगू करने के बाद वो गाड़ी घर से रवाना हो गई जिसमें 52 किलो सोना रखा हुआ था। आनन फानन में, पूरी कहानी बता रहा हूं आपको, आनन फानन में लोकायुक्त के जो लोगों के तबादले किए गए हैं वो इसलिए की गए हैं क्योंकि दो बड़ी जांच एजेंसी हैं, एक लोकायुक्त है, एक ईओडब्ल्यू है। दोनों भ्रष्टाचार की जांच करती हैं, लेकिन ये दोनों ही एजेंसियां आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इनके ड्राइवर से लेकर, सिपाही से लेकर, छोटे कर्मचारियों से लेकर और कुछ बड़े लेवल के अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त। यही कारण है कि इतने सारे लोगों के खिलाफ अब तक उनकी जांच ही पूरी नहीं हो पाई। धूल खा रही हैं, भ्रष्टाचार की फाइल धूल खा रही है। कोई बड़ा संकेत अब तक नहीं हो पाया। आपको मध्य प्रदेश में एक नाम याद है, टीनू जोशी और अरविंद जोशी, जिनके पास बेड में, घर का जो पलंग होता है इसमें नोट भरे मिले। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार को दबा दिया गया। अभी हाल ही में एक जांच ई टेंडरिंग की शुरू हुई है। दोबारा से कोर्ट ने कहा है कि हमें इनके तथ्यों को दिया जाए। उसमें भी हम देखते हैं कि तथ्य दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे, उसके तथ्य भी मेरे पास है। ई टेंडरिंग वाले मामले में भी मैं आपको बता दूं
हो सकता है इस मामले को रफा दफा करने के लिए जांच एजेंसी कुछ भी कह दे, लेकिन केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी का पत्र वो मध्य प्रदेश सरकार को गया था। वो किस डेट को गया था, उसमें क्या लिखा हुआ, ये सब मेरे पास है। केंद्र की जांच एजेंसी का वो पत्र, क्योंकि ई टेंडरिंग की जांच एजेंसी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र को लिखा। केंद्र की उस जांच एजेंसी ने उसकी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट में भेजा कि हां, उसमें टेम्परिंग हुई है। जो टेंडर होते थे, जो टेंडर को अदला बदली करके खेल किया जाता था, अपने मन मुताबिक दिया जाता था, उसमें टेम्परिंग हुई है। वो पत्र मध्य प्रदेश की सरकार के पास आज भी मौजूद है, लेकिन वो पत्र हाई कोर्ट में नहीं दिया गया और हाई कोर्ट ने यह कहते हुए ई टेंडरिंग की जांच को खत्म कर दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमें पर्याप्त सबूत नहीं दिए, इसलिए हम इस जांच को खत्म करते हैं। वो पत्र भी तारीख के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र को कब लिखा, केंद्र ने उस पत्र को मध्य प्रदेश कब भेजा, ये पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी कोर्ट में ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहती है। जब केंद्र की जांच एजेंसी कह रही है कि हां टेम्परिंग हुई है, तो जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी? जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं मिली? क्लोज कर दिया, मामला खत्म कर दिया, क्यों कर दिया? वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो विषय बाद में। मैं इंतजार कर रहा हूं जांच एजेंसी कोर्ट में कहती क्या है। उसके बाद तथ्यों के साथ वो तमाम सारी चीजें, सबूत और केंद्र का वो पत्र तारीख के साथ आपको बताऊंगा कि केंद्र की उस एजेंसी ने कहा कि हां टेम्परिंग हुई है, फिर भी जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी। अभी बात सौरभ शर्मा की। सौरभ शर्मा के मामले में लगातार जांच एजेंसियों से चूक होती रही। पहले तो गाड़ी निकल गई। गाड़ी निकलने के बाद जहां जहां छापे मारने चाहिए थे इनकम टैक्स को, लोकायुक्त को छापे नहीं मारे गए। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में सौरभ शर्मा की करीब 20 प्रॉपर्टियां हैं जो अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं पता है। जबलपुर में सौरभ शर्मा ने बड़े पैमाने पर पार्क किया था पैसा अपने जीजा के यहां। रातों रात जीजा जबलपुर का बड़ा बिल्डर गया, वहां पर जांच एजेंसी ने छापे नहीं मारे, ना लोकायुक्त ने ना इनकम टैक्स ने। विनयनगर में, ग्वालियर के विनयनगर में एक मकान, जो पुराना मकान पाटौर जैसी स्थिति थी, वहां पर हमेशा एक गाड़ी खड़ी रहती थी और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जैसे भोपाल की गाड़ी में 52 किलो सोना था, वैसे ही विनयनगर के एक मकान में जहां पर एक पाटौर और कुछ एक कमरा बना हुआ था, वहां पर भी हमेशा एक गाड़ी खड़ी रहती थी, यहां का गेट बंद रहता था। क्या उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें थी? मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकायुक्त की जांच हो गई, इनकम टैक्स की जांच हो गई और उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद ईडी आई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ 3 जगह छापे मारे। कहां छापे मारे? ग्वालियर में छापा मारा, भोपाल में छापा मारा और जबलपुर में छापा मारा। तीनों जगह छापा मारा, लेकिन 4-5 दिन हो चुके थे। आप सोचिए कि 5 दिन बाद जब छापे पड़ रहे हैं, तो जितने भी लोगों की संपत्ति, सौरभ या उनसे संबंध जुड़े हुए लोग, क्या अपने सारा रुपया, सारा कैश वो अपने पास रखे बैठे होंगे? कल्पना कीजिए। लेकिन फिर भी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, फिर भी ईडी को एक बड़ी सफलता मिली। छापेमारी हुई, छापेमारी खत्म हुई और खत्म होने के बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। प्रेस रिलीज में ईडी ने क्या कहा? प्रेस रिलीज में ईडी ने कहा कि हमें 6 करोड़ रुपए की एफडी सौरभ और उनके परिजनों से, 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 6 करोड़ रुपए की एफडी में सचिन गौर का नाम दिया है, 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस जो कि सौरभ और उनके परिजनों का था। इसके साथ साथ 23 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति हमने पकड़ी और कुछ 50 लाख ऐसा कुछ शायद जिक्र था नगद का। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसके पहले जो लोकायुक्त ने कार्रवाई की उसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश हमको मिला और उसी लोकायुक्त की एफआईआर के बाद ईडी इस पर आगे बढ़ी। यह प्रेस रिलीज जारी हुई और मैंने आपको बताया। मंगलवार यानी कि कल सोशल मीडिया पर एक जानकारी और दी गई
किसके द्वारा? ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। और प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कहा गया कि 23 करोड़ रुपए नगद और बरामद हुआ। 23 करोड़ रुपए नगद और बरामद हुआ। जनाब, एक बात पूछना चाहता हूं, छापेमारी तो खत्म हो गई थी। ईडी ने प्रेस रिलीज में सब बातों का जिक्र कर दिया था, फिर 23 करोड़ रुपए नगद की बात क्यों नहीं कही थी? 23 करोड़ नगद की बात मंगलवार को ईडी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अब तक 109 नाबाद सौरभ शर्मा पिच पर खेल रहे हैं। जांच पूरी नहीं हुई, जांच चल रही है। अब तक 109 यानी कि 37 करोड़ रुपए कैश हो चुका है। 10 करोड़ रुपए लोकायुक्त की छापामारी में और इनकम टैक्स की छापेमारी में। 52 किलो सोना हुआ। 52 किलो सोना कितना हुआ? आज की मार्केट रेट के हिसाब से 39 करोड़ रुपए का। 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 6 करोड़ रुपए की एफडी और 23 करोड़ की अचल संपत्ति और 37 करोड़ रुपए कैश। 10 करोड़ वो और 23 करोड़ का जिक्र ईडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए किया। 109 करोड़ की जानकारी तो अब तक प्राप्त हो चुकी है। 23 करोड़ बाद में जिक्र किया गया, नगद कैश 10 करोड़ के अलावा 37 करोड़ रुपए कैश। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर, सौरभ की जो संपत्ति है वो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और दुबई में भी संपत्ति होने का जिक्र आ रहा है। इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो अचल संपत्ति है वो सौरभ शर्मा की दुबई में भी हो सकती है। ग्वालियर में जो जांच एजेंसियों को अब तक जो जानकारी प्राप्त हो पाई है संपत्ति की, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति है। करीब 20 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें कृषि भूमि है, फार्म हाउस है, मकान है, प्लॉट्स हैं। वो 20 तो ऐसे ग्वालियर ही ग्वालियर में, जिसमें से भी बहुत ज्यादा जानकारी एजेंसी को नहीं मिल पाई। छापेमारी कुछ और जगह भी होनी थी। सौरभ शर्मा की ससुराल का घर ठाटीपुर में है, भव्य बड़ा मकान है, वहां पर छापेमारी नहीं हुई। वहां पर भी कैश की आशंका कई लोगों द्वारा, जो आसपास रहने वाले लोग थे, बोले लगातार गाड़ियां आती थी, गाड़ियों से बैग उतरते थे और चले जाते थे। नहीं हुई। कई जगह जो एक साथ दबिश दी जानी थी वो नहीं दी गई। और गौर करने वाली बात है कि सौरभ शर्मा की मां ने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया। खतरा क्यों बताया? निश्चित तौर पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सौरभ शर्मा के पास जो डायरी है, सौरभ शर्मा के पास जो लेखा जोखा है, अगर वो लेखा जोखा बाहर आ गया ना, पता नहीं जांच एजेंसियां उसका खुलासा कब तक करेंगी। समझ रहे होंगे आप। लेकिन अगर वो लेखा जोखा बाहर आ गया तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। यहां पर दाद देनी पड़ेगी। देखिए, अभी तक तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लगाती थी कि साहब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी क्यों नहीं जाती है, वहां इनकम टैक्स क्यों नहीं जाती, वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन यहां पर मैं दाद दूंगा कि बीजेपी शासित राज्य है और बीजेपी शासित राज्य में लोकायुक्त ने भी छापेमारी की, इनकम टैक्स भी छापेमारी कर रहा था और ईडी भी छापेमारी करने आया। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। इस छापेमारी में जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं, वो बीजेपी के सरकार के पोषित लोग ही, बीजेपी सरकार में रहे लोग ही। इसलिए विपक्ष ये अगर आरोप लगा रहा है कि साहब कार्रवाई नहीं, अब विपक्ष के स्वर बदल गए। विपक्ष क्या कहने लगा कि हम केंद्रीय एजेंसियों से मांग करेंगे कि इस मसले पर लोकायुक्त की बजाय वो खुद जांच एजेंसी करें। अभी तो आप केंद्रीय जांच एजेंसियों को कोसते थे, अब आप केंद्रीय जांच एजेंसियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, यह भी समझना होगा कि 2020 के पहले की जो सरकार थी, निश्चित तौर पर उस सरकार ने भ्रष्टाचार के कई सारे उदाहरण पेश किए
और ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण उसी के कुछ बिंदु हैं, उसी की कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार दिखाई दे रही। आओ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में है। उदाहरण पेश करना चाहिए कि इस लेवल का करप्शन, देखिए आप समाज से करप्शन हटा नहीं सकते। और कौटिल्य ने, चाणक्य ने भी कहा है कि समाज में जो भ्रष्टाचार है वो करप्शन ठीक वैसे ही है कि आपकी जीभ पर नमक रखा हुआ है और आप उस नमक का स्वाद नहीं ले रहे। तो आप भ्रष्टाचार को एकदम नकार नहीं सकते, लेकिन इस लेवल का भ्रष्टाचार कि सिपाही अब तक नाबाद खेल रहा है, पिच पर है, जांच चल रही है, गिनती चल रही है, अभी तो और सारी चीजें आएंगी। 109 करोड़, आप कल्पना कीजिए। ये जो डायरी है ना साहब सौरभ शर्मा की, ये जो सौरभ शर्मा का लेखा जोखा है ना, ये लेखा जोखा बाहर आना बहुत जरूरी है। सौरभ शर्मा की मां ने जो कहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा इसलिए हो सकता है कि सौरभ शर्मा जो 23 बैरियर थे, 23 चेक पोस्ट थे, उन सबसे पैसा कलेक्शन करता था और वो कलेक्शन का पैसा वो कई अधिकारी और सफेद पोश नेताओं को देता था। वो सफेद पोश नेता जो कि महत्वपूर्ण पदों पर शपथ लेने के बाद अभी भी बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, जांच एजेंसी खुद ही खुलासा कर देगी। लेकिन जांच एजेंसियां क्या उन नामों का खुलासा करेंगी? सौरभ शर्मा को सम्मन जा चुका है, चेतन गौर और उनकी मां से पूछताछ हो चुकी है, लोकायुक्त ने पूछताछ कर ली है। लोकायुक्त को भी नहीं पता था कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मगरमच्छ सौरभ शर्मा, उसने एक जगह छापेमारी की, उसने कुछ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर उसे कुछ पता चलता कि इतना बड़ा मगरमच्छ भ्रष्टाचार का है तो शायद वो उस तैयारी के साथ करता। लेकिन अब ये नाम आना सामने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नाम नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द नामों का खुलासा होना चाहिए। सौरभ शर्मा कहां है, तत्काल उसे जांच एजेंसियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सौरभ शर्मा आया नहीं है। लोकायुक्त ने सम्मन जारी कर दिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सौरभ शर्मा को आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। सौरभ शर्मा इसी देश की धरती पर मौजूद है, सौरभ शर्मा भारत में मौजूद है, लेकिन जिन लोगों को डर है फंसने का, वो लोग सौरभ शर्मा के संपर्क में तो हैं, लेकिन सौरभ शर्मा को लेकर रणनीति बना रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले से ही कोर्ट में इंटरिम जमानत के लिए अप्लाई कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, किससे डर है? क्योंकि सौरभ शर्मा अगर गिरफ्तार होगा तो बहुत सारे राज खुलकर बाहर आ सकते हैं। एक फैसला आया है, पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं, अपनी आय से, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं पकड़ी गई थी, अपनी आय से अधिक थोड़ी सी संपत्ति उनकी पत्नी, दोनों अधिकारी थे, दोनों के खिलाफ आदेश पारित हो गए, उनको सजा भी हो गई, सीबीआई कोर्ट ने सजा दे दी। आपको याद होगा, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन सौरभ शर्मा के मामले में क्या जांच एजेंसियां संभल कर चल रही हैं, धीमे चल रही हैं? और अगर नहीं चल रही हैं तो सौरभ शर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक साफ हो चुका है, एक सिपाही जिसकी तनख्वाह और पर्क्स मिलाकर 60 से 70 लाख रुपए 2016 से लेकर 2023 तक ज्यादा नहीं हो सकते, जिसने कई फर्जी एफिडेविट के जरिए अपनी नौकरी को हासिल किया और तमाम सिस्टम में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों ने उसके फर्जी एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राजनीतिक प्रभाव से उसकी नौकरी भी लगवा दी। अगर वो सौरभ शर्मा गिरफ्तार होकर नहीं आया, उससे पूछताछ नहीं हुई और जल्दी नहीं हुई, तो शायद जो विपक्ष बातें कर रहा है वो बात सही हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है,
सरकार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने को लेकर गंभीर है। शायद यही कारण है कि पहले लोकायुक्त, फिर इनकम टैक्स और बाद में ईडी भी इसमें आ गई है। तो इसलिए आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, अब तक 109 करोड़ और पिच पर अभी भी मौजूद हैं सौरभ शर्मा, यानी कि अभी ये नंबर और बढ़ेंगे। अब ये डबल शतक लगेगा या ट्रिपल शतक लगेगा या ये शतक 4 बार लगेगा, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।